आज अपने बात करने वाले हैं इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। और इंडिया की हिस्ट्री के साथ अपने बात करेंगे दुनिया के सबसे दो बड़े वॉर, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू। इसकी वजह से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा ये भी जानेंगे अपने। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 BCE के आसपास थी इंडिया में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में राइटिंग लाई, लार्ज प्लेन सिटीज लाई, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड लाई, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, पोट्री आर्ट एंड ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर इंडिया में वैदिक सिविलाइजेशन आती है। आर्यंस इंडिया में आते हैं अफगानिस्तान के आसपास के एरिया से, क्योंकि इंडिया में वैदिक रिलीजन लाए, वेपन्स लाए, लैंग्वेज लाए, मतलब कि वैदिक लैंग्वेज लाए, और कास्ट सिस्टम भी इस्टेब्लिश करा। फिर 321 टू 185 BCE में मौर्य एम्पायर आते हैं, जिन्होंने ट्रेड एक्सटेंड करा। और फिर 4th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी CE तक गुप्ता एम्पायर का राज चलता है, जिन्होंने साइंस को बढ़ाया था। फिर 907 से लेकर 1215 CE तक चोला और चेहरा एम्पायर आते, जिन्होंने इंडियन हेरिटेज बनाया। और चोला एम्पायर इंडिया के साउथ रीजन में थे। फिर 185 टू 73 CE तक आते हैं शुंगा एम्पायर, जो कि मथुरा आर्ट स्टाइल को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। फिर 1206 से लेकर 1290 तक चलता है स्लेव डायनेस्टी का रूल, जिन्होंने कुतुब मीनार बनाई है। और फिर 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी एम्पायर का रूल चलता है। आपको पता होगी कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से इंडिया को बचाया था। और फिर 1320 से लेकर 1413 तक तुगलक डायनेस्टी का रूल चलता है, जिनकी वजह से पहली बार इंडिया की कैपिटल दिल्ली की तरफ शिफ्ट हुई थी। फिर हिंदुस्तान की जमीन पर 1526 से लेकर 1857 तक मुगल एम्पायर का रूल चलता है, जिन्होंने लाल किला और ताजमहल जैसी मॉन्यूमेंट इंडिया को दी है। अब आता है ब्रिटिश राज, जिन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक इंडिया पर रूल करा। ब्रिटिश एम्पायर ने हिंदुस्तान को इंडिया में कन्वर्ट करा और पूरे इंडिया में रेलवे बिछाई और जितने भी किंगडम थे उन सबको एक करा। अब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आ गया। फिर होती है वर्ल्ड वॉर वन। 1910 में फ्रांस अपनी जमीन जर्मनी से मांगता है, जो कि जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर रखी थी, पर जर्मनी नहीं देना चाहता था। जर्मनी तो और आसपास की कंट्री से जमीन लेना चाहता था। फिर जर्मनी वॉर चाहता था, उसने सर्बिया को भड़काया ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस के खिलाफ, और फिर सर्बिया ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस का मर्डर कर देती। और फिर होती है शुरुआत वर्ल्ड वॉर वन की। अब ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया लड़ रहे होते हैं आपस में। फिर आते हैं उनके दोस्त उन्हें बचाने। ऑस्ट्रिया हंगरी से जर्मनी हाथ मिला लेता है। और फिर सर्बिया की प्रोटेक्शन के लिए आता है रशिया, और रशिया का फ्रेंड होता है फ्रांस। और फ्रांस को मौका मिल गया अटैक करने का, क्योंकि फ्रांस को चाहिए थी अपनी जमीन जर्मनी से। फिर इसके बाद इकोनॉमी और फूड क्राइसिस आता है। अब ये वॉर जब तक एंड नहीं होगी तब तक कोई पीस ट्रीटी नहीं करेगा। फिर रशिया अपना झंडा उठाता है पीस के लिए, और फिर बाद में दूसरी कंट्री भी कहती है कि हमें भी पीस चाहिए। और फिर ऐसे वर्ल्ड वॉर वन एंड हो जाता है, और जर्मनी के ऊपर सेक्शन लगते हैं। जर्मनी ट्रीटी ऑफ वर्सिलियस साइन करता है, और उसमें 3 कंडीशंस रहती है। पहली, अपनी मिलिट्री को रिड्यूस करनी पड़ेगी और एयरफोर्स को कम्प्लीटली कट डाउन करना पड़ेगा। और दूसरा, वर्ल्ड वॉर वन की गिल्ड एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और तीसरा आता है कि ये वॉर का सारा पेमेंट जर्मनी को बिल करना पड़ेगा। और फिर पूरी दुनिया में पीस रहती है। और फिर आता है इस कहानी का नया कैरेक्टर, जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर को ट्रीटी ऑफ वर्सिलियस खास पसंद नहीं थी, क्योंकि वो चाहता था कि ये दुनिया पर राज करे। फिर वो ट्रीटी ऑफ वर्सिलियस का पहला रूल तोड़ते हुए एयरक्राफ्ट भेजकर ऑस्ट्रेलिया को कॉन्कर करता है 1938 में। और फिर सेडेटन लैंड को भी कॉन्कर करता है, और 1939 में पोलैंड को भी कॉन्कर कर लेता है। अब पोलैंड, सेडेटनलैंड और ऑस्ट्रिया के फ्रेंड क्या शांत बैठेंगे? नहीं, अब उन्होंने अपने दोस्तों से हाथ मिलाया और वॉर करी। नाउ वॉर टाइम। इटली, सोवियत यूनियन और इनके साथ कई 25 कंट्री जुड़ जाती है, और जापान भी इस वर्ल्ड वॉर टू का हिस्सा रहता है। और फिर बाद में वापस से इकोनॉमिक और फूड क्राइसिस आ जाता है, और 70 से लेकर 85 मिलियन लोग इसमें मारे जाते हैं, जो कि दुनिया का पूरा 3% थे। और फिर यूएसए एटॉमिक वेपन डिस्ट्रॉय करता है हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर, जो कि जापान के अंदर थे। फिर जापान सरेंडर कर देता है, और फिर धीरे धीरे सारी कंट्री सरेंडर कर देती, और 1945 में वर्ल्ड वॉर टू एंड हो जाता है। अब वर्ल्ड वॉर टू में किसी भी कंट्री का फायदा नहीं हुआ सिवाय इंडिया के, क्योंकि ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर टू में बिजी था और उसे और सोल्जर्स की जरूरत पड़ रही थी। और इंडिया में जो उसने सोल्जर्स भेज रखे थे, फिर उन सोल्जर्स को बुलाता है वर्ल्ड वॉर टू करने के लिए, और इंडिया से सोल्जर चले जाते हैं। और इंडियन फ्रीडम फाइटर फिर
ब्रिटिशर्स से लड़ते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास अब छोटी सी सेना बची थी। फिर 1945 में अपना देश आज़ाद हो जाता है और फिर 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर चढ़ते हैं और ब्रिटिशर्स फ्लैग उतार देते हैं और इंडिया का तिरंगा लहरा देते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के सारे प्रिंसली स्टेट को यूनाइट करते हैं। फिर भीमराव अंबेडकर की मदद से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आता है। फिर 1951 से लेकर 1974 तक 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस होता है, जिसमें कि मेजर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करा गया और ग्रोथ कैसे करी जाए वो भी स्टेप उठाई गई। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल अपलिफ्टमेंट और एजुकेशन पर फोकस करा गया। और फिर इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है, जिसकी वजह से फूड की सेफ्टी भी हुई है और फूड में अच्छी ग्रोथ भी हुई है, जिसकी वजह से इंडिया आज एग्रीकल्चरल फूड एक्सपोर्ट करता है। फिर 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन सेवियर्स इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरने के लिए इंडियन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी लाता है। और इसरो ने बड़े बड़े मिशन करके इंडिया को आज चांद पर भी पहुंचाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।